नमस्ते दोस्तों, बुक्स रीडर क्लब में आपका स्वागत है। आज में हम बात करने वाले हैं पर्सनल एमबीए बुक के बारे में। कभी तुमने सोचा है, अगर मेरे पास एमबीए की डिग्री नहीं है तो क्या मैं कभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाऊंगा? शायद तुम भी उसी लड़के की तरह हो जो छोटे से कमरे में बैठकर बड़े सपने देखता है, कभी यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स देखता है, कभी बिजनेस किताबों के पीडीएफ ढूंढता है और सोचता है क्या नॉलेज सिर्फ महंगे कॉलेज वालों की प्रॉपर्टी है? जॉश कॉफमैन की एक किताब उसी सवाल का जवाब देती है कि नहीं भाई, नॉलेज सबका हक है। ये कहानी है हर उस इंसान की जो अपनी जिंदगी का एमबीए खुद करना चाहता है, जो बिलीव करता है कि सक्सेस डिग्री से नहीं डेडिकेशन से आती है। द पर्सनल एमबीए बताती है कि अगर तुम लोगों की प्रॉब्लम समझ सको, वैल्यू बना सको और खुद पर विश्वास रखो तो तुम्हें किसी कॉलेज की नहीं, बस हिम्मत और क्लैरिटी की जरूरत है। वो लड़का जिसने एक पुरानी किताब से अपने सपनों का बिजनेस शुरू किया, वो सिर्फ बिजनेस नहीं सीख रहा था, वो खुद को, अपनी लिमिट्स को और अपनी वर्थ को पहचान रहा था। और यहीं से शुरू होती है उसकी कहानी, द पर्सनल एमबीए, जब जिंदगी ही तुम्हारा बिजनेस स्कूल बन जाए। चैप्टर 1, वैल्यू क्रिएशन, कीमत बनाना सिर्फ चीज नहीं। भोपाल के उसी लड़के की कहानी आगे बढ़ती है। वो अब रोज शाम को अपनी दुकान बंद करने के बाद किताब खोलकर बैठता है। द पर्सनल एमबीए। पहला लेसन था वैल्यू क्रिएशन। किताब कहती है हर बिजनेस की शुरुआत होती है किसी की जरूरत से। वो सोचता है तो क्या बिजनेस का मतलब सिर्फ बेच देना नहीं, बल्कि किसी की हेल्प करना है? यहीं से उसकी सोच बदल जाती है। वो अपने आसपास देखता है, गली के बाहर ठेला वाला चाय बेच रहा है क्योंकि लोगों को सुबह उठते ही गर्म चाय चाहिए। सामने टेलरिंग शॉप वाला दिन भर मेहनत कर रहा है क्योंकि लोगों को फिट कपड़े चाहिए। वो समझ गया हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है और वही असली वैल्यू है। जॉश कॉफमैन कहते हैं वैल्यू बनाना मतलब कुछ ऐसा देना जो लोगों की जिंदगी आसान, बेहतर या खुशहाल बना दे। वो लड़का अब अपने आइडियाज लिखने लगता है। लोगों को गर्मी में ठंडक चाहिए, अफोर्डेबल कूलर बना सकता हूँ। स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए, मैं हैंड रिटन नोट्स बेच सकता हूँ। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि बिजनेस फैंसी ऑफिसेज में नहीं बनते, वो बनते हैं आवश्यकताओं की पहचान और उन्हें पूरा करने की सोच से। अगर मैं किसी की जिंदगी आसान बना सकता हूँ तो मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ। वैल्यू क्रिएशन का ये चैप्टर उसे सिखाता है कि प्रोडक्ट सिर्फ चीज नहीं होता, वो एक फीलिंग होती है। जब आप किसी की प्रॉब्लम हल करते हो तो वही आपकी कीमत बनती है, और जब लोग आपकी वैल्यू समझते हैं तो वो आपको रिवॉर्ड देते हैं, पैसा, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के रूप में। उस दिन के बाद उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास कैपिटल नहीं है। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आपको लगा कि मेहनत सच में मायने रखती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो अपने सपनों की लड़ाई लड़ रहा है, और सब्सक्राइब करना ताकि अगली कहानी आपके दिल तक सबसे पहले पहुंचे। चैप्टर 2, मार्केटिंग। दुनिया को बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। कुछ हफ्तों बाद लड़के ने अपना छोटा सा प्रोडक्ट बना लिया, एक सिंपल सा नोटबुक प्लानर जो स्टूडेंट्स को टाइम मैनेज करने में मदद करे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह थी कि कोई जानता ही नहीं था कि उसने कुछ बनाया है। मार्केटिंग का मतलब मैनिपुलेशन नहीं, कम्युनिकेशन है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो कहानी खरीदते हैं जो वो प्रोडक्ट कहता है। वो अपने दोस्तों को बताता है, भाई ये नोटबुक मैं सिर्फ बेचने के लिए नहीं बना रहा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी जिंदगी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। वो अपनी कहानी शेयर करता है, कैसे वो खुद समय की कमी से जूझता था, कैसे ये प्लानर उसकी मदद कर रहा है। धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से कुछ ऑर्डर्स आने लगते हैं। उसके कस्टमर सिर्फ नोटबुक नहीं खरीद रहे थे, वो एक नए वर्जन ऑफ दमसेल्व्स खरीद रहे थे, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और मोटिवेटेड। अच्छी मार्केटिंग वो है जो लोगों के दिल से कनेक्ट करे। वो लड़का अब ऑब्जर्व करने लगता है कि बड़े ब्रांड्स कैसे बात करते हैं। जोमाटो फनी लैंग्वेज से कनेक्ट करता है, अमूल सिंपल ह्यूमर से दिल जीतता है, और एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो आइडेंटिटी बेचता है। तभी उसे एहसास होता है कि मार्केटिंग का असली मतलब है लोगों को महसूस कराना कि तुम उन्हें समझते हो। अब वो हर कस्टमर से फीडबैक लेने लगता है, उनके पेन पॉइंट सुनता है और प्लानर को और बेहतर बनाता है। हर बार जब कोई उसका प्रोडक्ट यूज करता, वो खुद को प्राउड महसूस करता। वो समझ गया कि मार्केटिंग का मतलब झूठा एड नहीं, बल्कि सच्ची कहानी है। वो स्टोरी जो लोगों को इंस्पायर करे और उन्हें लगे यह मेरे लिए बना है। धीरे धीरे वो लड़का अब सिर्फ एक सेलर नहीं, एक क्रिएटर बन चुका था। हर दिन किताब के नए पन्ने से कुछ ना कुछ सीखता, कभी बिजनेस के बारे में, कभी लोगों के बारे में, और सबसे ज्यादा खुद के बारे में। वो अब जान चुका था कि वैल्यू क्रिएशन ने उसे सिखाया दूसरों की मदद करो, मार्केटिंग ने सिखाया लोगों तक अपनी कहानी पहुंचाओ। उसकी जिंदगी का एमबीए अब शुरू हो चुका था। ना कोई डिग्री, ना कोई प्रोफेसर, बस किताब, क्यूरियोसिटी और सपनों की आग। द पर्सनल एमबीए ने उसे यह समझाया सक्सेस किसी क्लासरूम में नहीं मिलती,
वो मिलती है जब तुम जिंदगी को खुद अपना क्लासरूम बना लेते हैं। चैप्टर 3 सेल्स, बेचना नहीं समझाना है। भोपाल की उस छोटी सी गली में लड़का अब अपने बनाए प्लानर्स लेकर खड़ा था। हाथ में बैग, दिल में डर। पहली बार वो किसी को अपना प्रोडक्ट दिखाने जा रहा था। वो एक कॉलेज के बाहर पहुंचा और बोला, भाई ये देखो, ये प्लानर मैंने खुद बनाया है। इससे रोज का काम मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। सामने वाला स्टूडेंट प्लानर पलटता है, मुस्कुराता है और पूछता है, कितने का है? वो कहता है $99। थोड़ा सोचकर वो स्टूडेंट $100 का नोट देता है और प्लानर ले लेता है। बस वही पल उसके लिए लाखों के बराबर था। उस RS1 के चेंज से ज्यादा कीमती वो एहसास था कि मैं कर सकता हूं। जॉश कॉफमैन की लाइन उसके दिमाग में गूंजने लगी। सेल्स का मतलब किसी को मजबूर करना नहीं होता। सेल्स का मतलब है उन्हें दिखाना कि तुम उनकी मदद कर सकते हो। धीरे धीरे उसने सीखा कि हर इंसान का ना एक कहानी होती है। कभी उन्हें समझ नहीं आता कि यह प्रोडक्ट उनके काम का है, कभी उन्हें भरोसा नहीं होता और कभी टाइमिंग सही नहीं होती। हर बार कोई मना करता, वो पूछता, क्यों नहीं ले रहे भाई? वो सुनता, सीखता और अगली बार अपनी बात और सच्चाई से कहता। अब वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा था, वो एक एहसास बेच रहा था। वो कहता, मैं खुद इस प्लानर से अपनी जिंदगी बदल रहा हूं। अगर तुम चाहो तो अपनी बदल सकते हो। लोग कनेक्ट करने लगे क्योंकि वो बोल नहीं रहा था, वो महसूस करवा रहा था। जॉश कहते हैं, गुड सेल्स इज 80% लिसनिंग, 20% टॉकिंग। वो लड़का अब सेल्समैन नहीं, एक स्टोरी टेलर बन चुका था। हर बार जब कोई उसका प्रोडक्ट खरीदता, वो उसे सिर्फ एक चीज नहीं देता, वो उसे एक बिलीव देता, तुम अपने लाइफ को बेटर बना सकते हो। और यहीं से शुरू होती है असली सेल्स, जहां डील नहीं होती, ट्रस्ट बनता है। चैप्टर 4 वैल्यू डिलीवरी, वादा निभाना ही असली ब्रांड है। अब जब सेल्स बढ़ी तो चैलेंजेस भी बढ़े। पहले 5-10 ऑर्डर्स, अब 25 ऑर्डर्स आने लगे। उसे लगा बेचना आसान था, अब निभाना मुश्किल है। जॉश कॉफमैन की किताब कहती है, वैल्यू डिलीवरी का मतलब है अपने वादे को हकीकत में बदलना। वो सोचता है लोग मुझसे प्लानर खरीद रहे हैं, पर असल में वो मेरे वादे पर भरोसा कर रहे हैं। वो हर रात डिलीवरी के लिए तैयारियां करता, पैकिंग करता, नेम लिखता और हर पार्सल में एक छोटा नोट डालता, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। कभी डिलीवरी लेट हो जाती तो खुद फोन करके माफी मांगता, कहता, भाई देर हो गई पर मैं खुद लेकर आ रहा हूं। धीरे धीरे लोग उसके बारे में बात करने लगे। वो लड़का बहुत ऑनेस्ट है, दिल से काम करता है। उसे अब समझ आया, ट्रस्ट बनाना किसी भी मार्केटिंग से बड़ा होता है। कई बार प्रॉफिट कम हो जाता क्योंकि वो पैकेजिंग या क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। पर जब किसी कस्टमर का मैसेज आता, भाई तुम्हारा प्लानर अमेजिंग है, तो वो मुस्कुराता और कहता, प्रॉफिट बाद में, विश्वास पहले। उसके कस्टमर्स अब बायर नहीं रहे, वो उसके ब्रांड के दोस्त बन चुके थे। वो लड़का अब समझ चुका था, वैल्यू डिलीवरी सिर्फ प्रोडक्ट देना नहीं, एक्सपीरियंस देना है। जब वो अपने कस्टमर्स के फेसेस याद करता तो उसे लगता, मैं सिर्फ चीज नहीं बेच रहा, मैं उनकी जिंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी दे रहा हूं। हर बार जब तुम अपना वादा निभाते हो, तुम अपने बिजनेस का फ्यूचर सिक्योर करते हो। चैप्टर 5 फाइनेंस, पैसे की भाषा समझो। अब वो लड़का अपने छोटे से बिजनेस में अच्छा कर रहा था। हर हफ्ते प्लानर के नए ऑर्डर्स आते, लोग फीडबैक देते और वो खुश होता था कि उसका काम लोगों के काम आ रहा है। लेकिन एक दिन उसने हिसाब लगाया, सारे खर्चे जोड़कर देखा, पेपर, प्रिंटिंग, डिलीवरी चार्जेस, और फिर जब प्रॉफिट निकाला तो उसका चेहरा उतर गया। इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ बच नहीं रहा। वो परेशान हो गया। उसे लगा शायद वो गलती कर रहा है, शायद बिजनेस उसके बस का नहीं। तभी उसे द पर्सनल MBA की वो लाइन याद आई, बिजनेस में पैसा ऑक्सीजन जैसा होता है, उसे समझो वरना सपना दम घुटने से मर जाएगा। वो बैठ गया अपने पुराने नोटबुक के साथ, हर खर्च लिखने लगा, हर इनकम का हिसाब रखने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि फाइनेंस सिर्फ पैसे का खेल नहीं, डिसिप्लिन का खेल है। जॉश कॉफमैन कहते हैं, प्रॉफिट कोई मैजिक नहीं है, वो क्लैरिटी और कंट्रोल का नतीजा है। अब वो सोचने लगा, मैं खर्च कैसे घटा सकता हूँ, वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूँ। उसने लोकल प्रिंटर से डील की, बल्क पेपर खरीदना शुरू किया और प्लानर का प्रीमियम वर्जन लॉन्च किया, थोड़ा महंगा पर क्वालिटी हाई। धीरे धीरे उसका मार्जिन बढ़ने लगा। अब उसे समझ आया कि हर छोटा नंबर मायने रखता है। RS2 की पैकेजिंग भी फर्क डालती है, RS5 की डिलीवरी भी। रेवेन्यू सिर्फ एक्साइटमेंट है, प्रॉफिट ही असली रियलिटी है। और कैश फ्लो वो खून है जो पूरे बिजनेस को जिंदा रखता है। अब वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहा, वो एक समझदार इंसान बन चुका था, जो जानता था कि पैसे कमाना इजी है, पर उसे संभालना ही असली कला है। चैप्टर 6 द ह्यूमन माइंड, दिमाग समझो, दुनिया समझ में आ जाएगी। कई महीनों की मेहनत के बाद बिजनेस स्टेबल हो गया था, पर अब चैलेंज कुछ और था, थकान, डर और सेल्फ डाउट। कई बार वो सोचता, क्या मैं सच में इससे कुछ बड़ा बना पाऊंगा? कभी मोटिवेशन हाई, कभी पूरी रात बेचैनी।
अगर तुम अपने दिमाग को नहीं समझोगे तो वो तुम्हें खुद ही हराएगा। वो लाइन सीधे दिल में उतर गई। उसने पढ़ा कि हमारा माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं वो डर पैदा करता है, क्या होगा अगर फेल हो गया। वो लड़का सोचने लगा, तो ये डर मैं नहीं, मेरा दिमाग पैदा करता है। उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। हर बार जब डर लगता वो रुककर सोचता, क्या ये खतरा असली है या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन। धीरे धीरे उसने डर पर काबू पाना सीख लिया। वो समझ गया कि माइंड को कंट्रोल करने का मतलब इमोशन को दबाना नहीं बल्कि डायरेक्शन देना है। अब वो हर सुबह पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलता, मैं केपेबल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं। कभी कोई कस्टमर कंप्लेंट करता, पहले वो हर्ट होता था, अब कामली सुनता और सॉल्यूशन देता। वो जान गया था इमोशनली स्ट्रांग इंसान ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे माइंडसेट से बड़ा कभी नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब वो डर नहीं रहा था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जो माइंड को जीत लेता है वो दुनिया को जीत लेता है। वो समझ चुका था कि सक्सेस का रास्ता बाहर नहीं, दिमाग और दिल के अंदर से शुरू होता है। द पर्सनल MBA ने उसे सिखाया, पैसे का खेल जीतने से पहले अपने माइंड का खेल जीतना पड़ता है। चैप्टर 7, वर्किंग विथ योरसेल्फ। खुद से जीतना सबसे बड़ा बिजनेस है। अब लड़के का बिजनेस स्टेडी चल रहा था, ऑर्डर आने लगे थे, प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। पर एक चीज अब भी उसे परेशान करती थी, कभी उसका मन काम में नहीं लगता, कभी मोटिवेशन गायब हो जाती। कई बार सुबह उठकर सोचता, थोड़ा और सो लूं, बाद में काम कर लूंगा, और फिर गिल्ट महसूस करता कि वक्त निकल गया। एक रात उसने द पर्सनल MBA का चैप्टर 7, वर्किंग विथ योरसेल्फ खोला। पहली ही लाइन थी, सबसे मुश्किल लड़ाई दुनिया से नहीं खुद से होती है। वो सोच में पड़ गया। सच तो यही था, उसे कोई और नहीं रोक रहा था, बस उसका खुद का आलस, डर और टाल मटोल। जॉश कॉफमैन लिखते हैं, अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बन जाओ तो 1 साल में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। उसने ये लाइन नोटबुक में लिख ली। अब उसने खुद को कंट्रोल करने की जर्नी शुरू की। हर सुबह 6 बजे उठना शुरू किया। पहले मुश्किल लगा, पर उसने कहा, डिसिप्लिन ही फ्रीडम है। वो अपनी रूटीन बनाता, काम, पढ़ाई, जिम, फैमिली टाइम, सब फिक्स। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सच्ची ग्रोथ तब होती है जब तुम अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानो और उन पर काम करो। वो जान गया कि सक्सेसफुल बनना सिर्फ मेहनत का नहीं, कंसिस्टेंसी और सेल्फ कंट्रोल का खेल है। अब से मैं अपनी लाइफ का CEO हूं। मेरा टाइम, मेरी एनर्जी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। चैप्टर 8, वर्किंग विद अदर्स। लोगों के साथ काम करना सीखो। जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ने लगा, अब वो अकेले सब नहीं संभाल पा रहा था। ऑर्डर्स बढ़ रहे थे, कस्टमर्स ज्यादा हो रहे थे और मैसेजेस इतने कि फोन हैंग हो जाता। बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट्स का नहीं, रिलेशनशिप्स का खेल है। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों पर भरोसा नहीं करूंगा तो कैसे बढ़ूंगा। उसने अपने एक पुराने दोस्त को जोड़ा जो डिजाइन में अच्छा था। शुरुआत में थोड़ा फ्रिक्शन हुआ, कभी आइडियाज नहीं मिले, कभी आर्ग्यूमेंट्स हुए, पर धीरे धीरे उसने टीम वर्क का असली मीनिंग समझा। रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन। अब वो हर शाम मीटिंग करता, हर मेंबर से पूछता कि दिन कैसा रहा, क्या अच्छा हुआ क्या नहीं। लोग पैसे के लिए काम शुरू करते हैं पर रिस्पेक्ट और बिलोंगिंग के लिए रुकते हैं। उसने अपनी छोटी टीम के साथ वो कल्चर बनाया जहां सबको बोलने का मौका मिले, गलतियां माफ हों और हर सक्सेस साथ सेलिब्रेट हो। एक दिन उसकी टीम ने खुद से नया प्रोडक्ट आइडिया दिया, एक गोल ट्रैकर जर्नल जो स्टूडेंट्स के लिए था। वो मुस्कुराया, अब ये सिर्फ मेरा ड्रीम नहीं रहा, ये हमारा है। उसने समझ लिया कि अकेले तेज जाया जा सकता है पर साथ मिलकर दूर जाया जाता है। अब बिजनेस सिर्फ उसका नहीं, सबका हो गया था। वो समझ गया कि दूसरों को ग्रो करना ही असली लीडरशिप, और यही 2 बातें उसकी जिंदगी का रूल बन गई, सेल्फ कंट्रोल और ह्यूमन कनेक्शन। जो दूसरों की वैल्यू समझता है वही असली सक्सेसफुल होता है। वो अब सिर्फ पैसा नहीं, रिस्पेक्ट और ट्रस्ट कमा रहा था। और जब उसने अपने टीम को हंसते साथ काम करते देखा तो दिल से निकला, अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, ये परिवार है। चैप्टर 9, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स। सिस्टम को समझो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अब उसका बिजनेस काफी बढ़ चुका था। टीम छोटी थी लेकिन स्ट्रॉन्ग, कस्टमर्स खुश थे और ऑर्डर्स हर दिन बढ़ते जा रहे थे। पर अब एक नई दिक्कत सामने आई, हर चीज उसके बिना रुक जाती थी। वो खुद ऑर्डर्स चेक करता, पेमेंट्स देखता, डिलीवरी कंफर्म करता। अगर वो एक दिन छुट्टी ले लेता, सब गड़बड़ हो जाता। एक दिन रात को थककर उसने किताब खोली, द पर्सनल MBA, चैप्टर 9, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स। अगर तुम्हारा बिजनेस तुम्हारे बिना नहीं चल सकता तो वो बिजनेस नहीं, तुम्हारी डिपेंडेंसी है। वो ठहर गया, तो क्या मैं खुद अपने सपने की रुकावट बन रहा हूं? कैसे ऑर्डर आता है, कैसे पैक होता है, कौन कुरियर जाता है, कौन रिप्लाई करता है, कौन अकाउंट्स देखता है? फिर उसने स्मॉल टूल्स लगाना शुरू किया, गूगल शीट्स में ट्रैक लिस्ट, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, डिलीवरी अपडेट्स, ऑटोमेटिक